हेलो बच्चों। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। आज की इस वीडियो में हम आपके कक्षा 9 के यानी क्लास 9th के आपके जो अर्थशास्त्र आपका जो पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, बेसिकली इस चैप्टर को जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। यानी कि जो उत्पादन होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके जो जो बेसिकली जो जो मेन जो इसमें विचार होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनसे जो है आपको इसमें परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि उत्पादन के जो कुछ मूल विचार होते हैं तो उसके बारे में जो है हम इस चैप्टर को में जो है हम इसमें चर्चा करेंगे। और ऐसा हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? एक गांव है पालमपुर जो कि एक काल्पनिक गांव यानी कि है नहीं, उसके माध्यम से आपको इस उत्पादन से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनके बारे में जो है समझाने का आपको इसमें प्रयास किया गया है। अब पालमपुर गांव में क्या है कि वहाँ खेती जो है वो मुख्य क्रिया, यानी कि जो मेन काम है लोगों का करने का, वो जो है आपका वहाँ पर खेती है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि जो है वो सीमित स्तर पर ही की जाती है। वहाँ पर जो लोगों के द्वारा मेन काम किया जाता है पालमपुर में, वो काम है आपका खेती। ठीक है, और अन्य काम भी वहाँ पर है जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण। लघु स्तरीय का मतलब कि छोटे स्तर पर जैसे चीज़ों को बनाने का जो काम है। विनिर्माण बेसिकली होता है आपका जो प्राथमिक क्रिया से द्वितीयक में जो लोग काम करते हैं वो आपका विनिर्माण कहलाता है। उसके बाद जैसे डेयरी हो गई, भाई दूध वगैरह निकाल के जो दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने का काम करते हैं। परिवहन जैसे बैलगाड़ियाँ वगैरह हैं उस गाँव में, तो उनका उन पर सामान लादने का, ढोने ढाने का जो काम करते हैं लोग। तो इस तरीके से कुछ जो अन्य कृषि से अलग क्रियाएं हैं वो कुछ सीमित मात्रा में है, कृषि ज़्यादा मात्रा में है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो ये उत्पादन क्रिया जिनके बारे में हम इस बेसिकली चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, और उत्पादन भी बेसिकली क्या होगा कि जब भाई मुख्य काम उनका कृषि है तो उत्पादन भी बेसिकली कृषि से रिलेटेड ही होगा, खेती से रिलेटेड ही होगा। तो उत्पादन क्रियाओं को जो है के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपका प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा इत्यादि। जैसे आपके प्राकृतिक संसाधन जैसे आपका भाई खेती है तो खेती के लिए प्राकृतिक संसाधन हो गया आपका पानी, आपका क्या है खेत। ठीक है, उसके साथ में क्या है कुछ मानव निर्मित वस्तुएं जैसे जिनसे आप खेतियां करते हो, अपने हल वगैरह होते हैं। ठीक है, वो हो गए। मानव प्रयास जिसमें भाई मानव भी खेती में साथ साथ जो है उसको लगना पड़ता है, तभी तो खेत क्या क्या वो बो पाता है, फसल को काट पाता है। ठीक है, और मुद्रा, पैसा भी ऑब्वियसली बात है चाहिए आपको, बीज वगैरह के लिए आपको पानी का भी जो है सुविधा करनी है आपको, तो इस तरीके से पैसा भी उसमें चाहिए होता है। पालमपुर की कहानी से हमें यह विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। बेसिकली ये जो हम पालमपुर गांव की जो हम ये कहानी अभी पढ़ने वाले हैं, तो इससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि गांव में जो हम अपनी मनपसंद किसी वस्तु या सेवा को अगर उत्पादित करना चाहते हैं, उसको पैदा करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो उसमें किस प्रकार से अलग अलग जो आपके संसाधन होते हैं उनको एक साथ जोड़ा जाता है और उनको एक साथ जोड़कर कोई काम किया जाता है, और जिस वस्तु का हम उत्पादन करना चाहते हैं उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पालमपुर जो है वो आसपास में क्या है उसके काफ़ी सारे गांव और काफ़ी सारे कस्बे हैं जिनसे वो आसानी से क्या है जुड़ा हुआ है, यानी कि सड़कों वगैरह के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है। और पालमपुर के ही पास में एक बहुत बड़ा गाँव है रायगंज, जो लगभग उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, अब जो सड़क है मतलब जिसके माध्यम से वो पालमपुर और गांव या कस्बों से जुड़ा हुआ है, तो वही क्या है कि हर मौसम में, यानी कि अब हर मौसम में अगर वो सड़क जोड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो पक्की सड़क है ना। भाई अगर बारिश के मौसम में कच्ची सड़क होगी तो बारिश के मौसम में खराब हो जाएगी, तो क्या है कि लेकिन वो जो सड़क है वो हर मौसम में जुड़ रही है, यानी कि वो पक्की सड़क है। तो रायगंज और उससे भी आगे जो सबसे जो निकटतम कस्बा है वो क्या है, शाहपुर, उससे जोड़ देती है पालमपुर को। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी को लेकर कई तरह के अन्य वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक वहाँ पर क्या है देखे जा सकते हैं। अब लोगों का जो मेन काम है वो क्या है, खेती बाड़ी है। तो उस सड़क पर क्या है, आप जैसे कि गुड़ हो गया, भाई गन्ने वगैरह की खेती होती है, उससे जो लोग गांव में गुड़ निकाल लेते हैं। ठीक है, गुड़ या अन्य वस्तुओं से लदी हुई क्या है जैसे सामान ले जाते हुए आप वहाँ पर बैलगाड़ियाँ देख सकते हो, आप वहाँ पे भैंसा बग्गी देख सकते हो, या फिर अन्य तरीके के वाहन है जैसे मोटरसाइकिल देख सकते हो आप, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि। आपको क्या उस सड़क पे लोगों को लाते ले जाते आप आराम से देख सकते हो। ठीक है,
इसके बाद है आपका, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अब जो आपका ये पालमपुर गांव है, तो इस गांव में क्या है कि लगभग क्या है, विभिन्न मतलब काफ़ी सारे जातियों के जो लोग हैं वो लगभग 450 परिवार इस गांव में आपके यहाँ पर रहते हैं पालमपुर में। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। अब जो गांव में ज़्यादातर भूमि है उसके जो मालिक है वो ऊंची जाति के लोग हैं, जिनके क्या है कि परिवारों की संख्या लगभग 80 है। ठीक है, उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। भाई जो अब भूमि के जो ज़्यादातर जो मालिक है, जो 80 परिवार है जो ऊंची जाति के, उनके क्या है जो मकान है वो कंपैरेटिवली और लोगों के मुकाबले काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, और वो ईंटों और सीमेंट के यानी कि पक्के मकान जो हैं उनके वो बने हुए हैं। अनुसूचित जाति या दलित जो लोग हैं के लोगों की संख्या गांव के कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। यानी कि अब ये तो हो गए ऊंची जाति वाले लोग। अब उसके अलावा जो दलित जो है वहाँ पर अनुसूचित जाति, दलित यानी कि नीचे जाति के जो लोग हैं, उन लोगों की जो गांव में संख्या है वो लगभग 1/3 के आसपास है। ठीक है, और वो लोग क्या है कि वो गांव के एक छोटे से किसी कोने में, यानी कि गांव का एक कोई छोटा सा साइड होगा, वहाँ पर वो जो लोग हैं वो रहते हैं। और कैसे घरों में रहते हैं, वो छोटे घरों में रहते हैं। और स्पेशली उनमें से भी जो ज़्यादातर घर है वो कैसे हैं, वो मिट्टी या फिर जो फूस से जो झोपड़ी वगैरह डाल के उसमें वो रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। अधिकांश, अब ज़्यादातर लोग जो पालमपुर में रहते हैं उनके घरों में क्या है, बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। अब खेतों में जो ज़्यादातर जो आपके देखा होगा आपने, ट्यूब वेल जिसको आप बोल सकते हैं, नलकूप जिससे पानी जो है निकाला जाता है खेती करने के लिए, तो वो क्या है ज़्यादातर वो बिजली से ही चलते हैं। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। और बिजली का प्रयोग और भी अन्य छोटे छोटे काम है गाँव में, तो उनके लिए भी क्या है, बिजली का प्रयोग किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। यानी कि 2 तो प्राथमिक विद्यालय है जो 5वीं तक के हैं, और एक हाई स्कूल है जो कि आपका 8वीं या 10वीं तक का जो है आपका स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अब गांव में क्या है कि एक राजकीय प्राथमिक यानी कि एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी है, वहां पर डिस्पेंसरी टाइप के आप कह सकते हो, और एक निजी औषधालय, यानी कि निजी मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वो वहाँ पर बनाया गया है, तो वो आपका जैसे मेडिकल स्टोर आप कह सकते हो। ठीक है जहाँ पर रोगियों का उपचार किया जाता है। चलिए, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का एक पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। अब जितना कुछ हमने अभी तक पालमपुर के बारे में पढ़ा, तो उससे एक चीज़ तो हमें क्लियर हो जाती है कि पालमपुर में क्या है कि सड़कों का जो जाल है, परिवहन के जो साधन है, बिजली, सिंचाई है, जो स्कूल्स हैं और स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि ये पर्याप्त मात्रा में वहाँ के लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, अब वही है कि आपको बोला गया है कि अब इन सुविधाओं की जो तुलना है, आप अपने कोई निकटतम आपके जो गांव होगा, आप उससे भी जो है इनकी तुलना कीजिए और देखिए कि कौन कौन सी सुविधाएं जैसे उस गांव में मौजूद है, नहीं है, या पालमपुर में क्या कम है क्या ज़्यादा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। अब जो ये काल्पनिक गांव है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में ये पालमपुर गांव कहीं पर है नहीं, जैसे कि मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के बता चुका हूँ। एक कहानी जो है गढ़ी गई है, जो भी जिन्होंने भी इस चैप्टर को बनाया है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस गाँव के माध्यम से किसी भी गाँव में विभिन्न प्रकार के जो उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ होती है ना, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानने में मदद मिलेगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के जो अधिकतर गांव है उसमें क्या है, जो खेती है वो उत्पादन की प्रमुख क्रिया, यानी कि वहां पर जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है हर गांव में वो खेती से जुड़े हुए हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी इत्यादि शामिल हैं। अब इसके अलावा यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो उत्पादन प्रक्रिया जैसे आपका खेती पर ही निर्भर है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य उत्पादन गतिविधियां हैं उसमें गैर कृषि क्रियाएं भी शामिल हैं। ठीक है, जिनमें जो है लघु विनिर्माण, जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी वो अन्य प्रकार की जो है वस्तुएं बनाते हैं, है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होंगी। उसके बाद परिवहन, जैसे मैंने आपको अभी हम बात कर रहे थे कि जीप, ट्रैक्टर, उसके अलावा बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, तो वो परिवहन के माध्यम हो गए, तो उनका भी लोग काम करते हैं सामान को लाने ले जाने के लिए। दुकानदारी, छोटी छोटी वहाँ पर दुकान जो है गाँव में खुली हुई हैं, इत्यादि भी जो है इनमें शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ अन्य सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों ही प्रकार की क्रिया पर जो है विचार करेंगे। अब उत्पादन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को जुटाने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कृषि और गैर कृषि दोनों ही तरह की क्रियाओं पर इस चैप्टर में जो है हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, यानी कि उनके बारे में हम जानेंगे। उत्पादन का संगठन।
उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक है। इसमें क्या है कि अब बेसिकली उत्पादन का जो उद्देश्य, यानी कि किसी भी चीज़ को भाई बनाया जाता है या पैदा किया जाता है, तो उसका जो मेन मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जो है उत्पादित करना या बनाना जिनकी हमें आवश्यकता है, यानी कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है और हम उसको बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का उत्पादन कहलाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें अब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो चार चीज़ें से मेंशन करके वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहली तो जो आवश्यकता है वो है भूमि। तो सबसे पहली जो उत्पादन के लिए आवश्यकता है वो है आपकी भूमि। ठीक है, जो जमीन है वो, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। ठीक है, भूमि के साथ साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे आपको जल भी चाहिए, आपको क्या है वन या जंगल भी चाहिए जिससे आपको बाकी चीज़ें मिल सकती हैं जैसे लकड़ियाँ वगैरह, इस तरीके से ना। उसके अलावा खनिज। ठीक है, तो ये कोई भी आप उत्पादन की क्रिया अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए पहली आवश्यकता है भूमि, और भूमि के अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। अब दूसरी जो मेन आवश्यकता है, मुख्य आवश्यकता है, वो है आपका श्रम। ठीक है, श्रम यानी कि जो लोग उसमें काम करेंगे। उसके अलावा कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ उत्पादन जो क्रियाएं हैं उसमें क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टिपिकल होती है। तो उसमें क्या है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की वहाँ पर क्या है ज़रूरत होती है उस काम को संभालने के लिए। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। उसके अलावा अगर औरों की हम बात करें तो कुछ में ऐसा भी होता है कि उसमें क्या है, जो ज़्यादा लोग मेहनत कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है ना। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब हर एक जो मजदूर होता है, जो श्रमिक होता है, वो उत्पादन के लिए क्या है, आवश्यक श्रम प्रदान करता है। यानी कि भाई एक फैक्ट्री है, उसमें कोई काम हो रहा है, तो उसमें जितने भी लोग वहाँ पर मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उन सबकी अपनी अलग अलग एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस फैक्ट्री में। कोई भी चीज़ का वो उत्पादन कर रहे हैं तो उसके उत्पादन में। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, पहली थी भूमि, दूसरा है श्रम, जो लोग वहाँ काम करेंगे। तीसरी आवश्यकता है फिर भौतिक पूंजी। ठीक है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। ठीक है, भौतिक पूंजी यानी कि जो अन्य चीज़ें उसमें जो है कि प्रत्येक कि जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाएंगे तो अन्य जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, तो वो कहलाती है आपकी भौतिक पूंजी। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो ठीक है, तो अब हम इसमें अब बात कर लेते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। तो फर्स्ट है आपका औजार, मशीन और भवन। तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आपके एक तो औजार आते हैं, ठीक है, जिनसे लोग काम करते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें या छोटी छोटी मशीनें जिनसे कोई भी चीज़ बनाई जाएगी वो। उसके बाद भवन, भाई जिसमें भी वो पर्टिकुलर वो काम होगा, कोई फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ठीक है, तो औजार और मशीन में क्या है कि बहुत जैसे साधारण औजार हो गए, जैसे आपका किसान का हल हो गया, उससे लेकर जो बहुत बड़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी अच्छी मशीन है, जैसे आपका जनरेटर होगा, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर आ गया, ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? औजारों और मशीनों के अंतर्गत आते हैं। औजारों तथा मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों का प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये जो औजार होते हैं, आपके जो मशीनें होती हैं, आपके जो भवन होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत लंबे समय तक काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, भाई ऐसा नहीं है, मान लो अब आपके पास पैसा है, आपने किसी चीज़ का उत्पादन शुरू किया, तो उसके लिए आपने कच्चा माल खरीदा, आधा पैसा आपका वहाँ चला गया, उसके बाद लोग उसमें काम करने के लिए आधा पैसा उसमें चला गया, तो होते होते क्या है कि वो पैसा आपका खत्म हो जाता है। लेकिन मान लो अब एक कोई फैक्ट्री आपने स्थापित की, उसके लिए भवन बनाया, तो वो आपका बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। कोई मशीन आपने खरीद ली उस काम के लिए, वो आपकी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। ठीक है, उसमें जो भी औजार यूज़ होने जिनसे कोई लेबर काम करेगा, वो भी आपके बहुत लंबे समय तक जो है वो चलने वाली है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं आपकी स्थायी पूंजी। ठीक है, दूसरा है आपका कच्चा माल और नगद मुद्रा। उसके अलावा जो आपका कच्चा माल होता है, जिससे कोई भी माल आपको तैयार करना है अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने कारखाने में, उसके अलावा नगद मुद्रा यानी कि कुछ नगद पैसे की भी आपको क्या है ज़रूरत होती है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है, अब कुछ क्या है, कच्चे माल बेसिकली बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जैसा काम आप शुरू कर रहे हो, आपको उस काम को करने के लिए उसी तरीके के क्या है कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो अगर कोई कपड़े से संबंधित काम है, तो वहाँ पर जो भी बुनकर है, जो मतलब उस कपड़े को बनाएगा, तो उसके लिए कच्चा माल होगा, वो जो सूत वगैरह जो भी है आपका वो होगा। कुम्हार अगर कोई
कुम्हार वगैरह लोहे से रिलेटेड कोई काम है तो उसके प्रयोग में लाए जाने वाली जो मिट्टी है, कुम्हार मतलब जो भी आपके मिट्टी से रिलेटेड जो आपके जो सामान वगैरह जो आपके बनाते हैं तो उसमें जो भी मिट्टी वो प्रयोग में लाएगा वो उसका कच्चा माल हो गया। ठीक है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है। अब भाई कोई भी काम मान लो आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए क्या है कि आपको जरूरी जो सामान है उसको खरीदने के लिए या कोई अन्य सेवा, जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को हायर कर दो तो वो आपसे क्या कहेगा कि सर कुछ पैसा मुझे अभी दे दो, कुछ पैसा बाद में दे देना। तो उसके लिए, और कच्चा माल जो है भाई जिससे सामान जो भी आपका तैयार होना है माल, ठीक है, उसके लिए जो कच्चा माल होता है तो उसके लिए क्या है आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से जो आपका कच्चा माल होता है और जो आपके नगद पैसे होते हैं ये कहलाते हैं आपकी कार्यशील पूंजी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब जैसे जैसे क्या है उत्पादन होता चला जाएगा तो आपके जो नगद पैसे होते हैं, आपका जो कच्चा माल होता है, ये भी आपके खत्म होते चले जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या है कार्यशील पूंजी कहते हैं कि जब तक आपका कार्य हो रहा है, जब तक ये काम में आता है, उसके बाद एक बार काम हो जाने के बाद ये खत्म। लेकिन अब हमने जो अभी बात की थी आपकी औजारों की, मशीनों की और भवन की, वो क्या है लंबे समय तक चलने वाले हैं, है ना, तो उनको क्या है बोलते हैं आप स्थायी पूंजी। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है। अब एक चौथी आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी मानव पूंजी। मानव पूंजी यानी कि आप खुद, आप अपना कोई काम शुरू कर रहे हो, है ना, तो आप अपना कोई काम अगर शुरू कर रहे हो तो आप पहले क्या है उसके बारे में खूब सोचोगे कि भाई ये काम में अगर मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, या क्या क्या चीज़ें जो मुझमें ज़रूरत में पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आप खुद भी तो उस काम में यूज़ हो रहे हो ना भाई, मशीनें भी यूज़ हो रही हैं, औजार भी यूज़ हो रहे हैं, भवन भी यूज़ हो रहा है, पैसा भी यूज़ हो रहा है, कच्चा माल भी यूज़ हो रहा है, लेकिन आप खुद भी तो उसमें काम कर रहे हो, आप खुद भी तो उसमें यूज़ हो रहे हो ना, तो वो आपका कहलाता है बेसिकली मानव पूंजी। ठीक है प्यारे बच्चों, मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अब इससे अगला जो भी इसमें अध्याय अर्थशास्त्र का आपका, तो उसमें हम मानव पूंजी के बारे में और अच्छे से क्या है हम उसमें जानेंगे। अब ये कोई आपको यहाँ पर चित्र दिया गया, कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक, चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान की। जब इसमें क्या है आपको कि भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की आपको खुद जो है वो पहचान करनी है। तो उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, इसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो उत्पादन क्या होता है बेसिकली, वो भूमि, ठीक है, भूमि यानी कि जिस जमीन पर हम काम करेंगे, श्रम यानी कि जो लोग हमें काम करने के लिए चाहिए, और पूंजी यानी कि पैसा, है ना, तो वो उन सबको क्या है आपस में मिला के संगठित करके कोई भी उत्पादन जो है वो शुरू होता है, और जिन्हें हम क्या है उत्पादन के बेसिकली कारक कहते हैं, यानी कि उसी से कोई उत्पादन होना है। तो पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। अब भौतिक पूंजी जो हमने बात की थी, अब भौतिक पूंजी आपकी कौन कौन सी थी, जैसे आपके औजार, मशीनें और भवन हो गए, ठीक है, कच्चा माल जो है, तो ये बेसिकली क्या थे आपकी जो है भौतिक पूंजी थी। इनको बाद में हमने अन्य अन्य नामों से क्या है जाना था, ठीक है, जिनमें आपके जैसे आपकी स्थायी पूंजी हो गई या आपकी जो कार्यशील पूंजी हो गई। अब इसी भौतिक पूंजी को ही हम आगे जब इस चैप्टर को बात करेंगे तो इनको ही हम पूंजी के नाम से जो है हम इनके बारे में बात करेंगे। पालमपुर में खेती, ठीक है, तो खेती का क्या है कि भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, जो कि हम पहले से बात करें कि वहाँ पर लोगों का जो मेन काम है वो क्या है आपका, वो खेती बाड़ी है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। और वहाँ पर क्या है कि जो 75% लोग यानी कि 100% में से आपके 75% जो लोग हैं वो अपने काम के लिए क्या है केवल खेती पर ही निर्भर हैं। वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेती में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब वो किसान भी हो सकते हैं, है ना, या फिर खेती कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिक का मतलब क्या है कि मान लो किसी किसान का कोई खेत है, वो खेती कर रहा है और उस खेती में सहायता के लिए वो कुछ मजदूर लेकर आ जाता है, तो वो आपके कहलाते हैं कृषि श्रमिक। ठीक है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः क्या है स्थिर होता है। अब क्या है कि कृषि उत्पादन में एक क्या है मूलभूत कठिनाई यानी कि ऐसी कठिनाई जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। खेती में जो भूमि जो है जो यूज में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, वो वस्तुतः क्या होती है स्थिर होती है, यानी कि उसको आप इधर से उधर कहीं पर लेके नहीं जा सकते। वस्तुतः वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था।
नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि अब स्थिर का मतलब आप क्या समझते हो? मान लो आपने कोई मशीन ली, ठीक है, अब हम उसमें क्या है कि कुछ अलग से चीज़ों को जोड़कर हम अपने उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कृषि में ऐसा संभवतः क्या है, वो संभव नहीं है। यानी कि जितनी उसकी लिमिट है उस ज़मीन की खेती पैदा करने की, आप केवल उसमें उतना ही कर सकते हैं। हल्का फुल्का चेंजेस आप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा की आप उसमें गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, चलिए भूमि नापने की मानक इकाई जो है वो हेक्टेयर, यानी कि भूमि को हम बेसिकली किस में नापते हैं? हेक्टेयर में नापते हैं। यद्यपि गांव में भूमि का जो माप है वो बीघे, गुंठा जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर में बेसिकली 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर होता है। अब एक हेक्टेयर जो होता है वो आपका कितना होता है? 100 वर्ग मीटर, ठीक है, के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के कुछ क्षेत्र की तुलना स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो अपने स्कूल से तो बेसिकली है। तो यानी कि ये हो गई आपकी 100 हेक्टेयर भूमि, जिसकी 10 किलोमीटर तो 10 मीटर तो आपकी लंबाई है, 10 मीटर आपकी क्या है? चौड़ाई है। तो इसका जो क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा वो आ जाए आपका 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी हो गई 1 हेक्टेयर भूमि, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार का कोई अन्य तरीका है? कि क्या जो भूमि को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, उसमें हम जितनी खेती कर पा रहे हैं, तो क्या उसमें उस खेती से और ज़्यादा पैदावार, जो हम मान लो कोई भी हम फसल उगा रहे हैं, एक फसल हमारी मान लो कि उसमें 100 क्विंटल गेहूँ निकल आए, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उस 100 क्विंटल को 150 क्विंटल कर सके? उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। यानी कि पालमपुर में जिस जिस तरीके की खेती की जाती है और जो जो सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं, उसको देखते हुए पालमपुर जो है कुछ कुछ हमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँवों की तरह क्या है? लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालमपुर में क्या है कि लगभग जितनी भी भूमि है उस सभी पर क्या है, वहाँ पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। वहाँ पर क्या है कि कोई भी भूमि जो है वो बेकार यानी कि एवं नहीं छोड़ी जाती, सारी भूमि पर लगभग कृषि की जाती है, कोई बंजर भूमि वहाँ पर नहीं है। और बरसात के मौसम में, जिसको हम खरीफ की फसल का मौसम भी कहते हैं, वहाँ पर क्या है, किसान जो है वो ज्वार और बाजरा जो है वो उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में के बीच जो है वहाँ पर आलू की खेती होती है। यानी कि अभी हमने खरीफ के बारे में बात की, तो वहाँ पर ज्वार बाजरा उगाते हैं और इन बेसिकली ज्वार और बाजरा को वो पशुओं के चारे के लिए जो है यूज़ में लाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में वहाँ पर क्या है, आलू उगाए जाते हैं। सर्दी के मौसम में जो रबी की फसल होती है उसमें वहाँ पर खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज जो है उसकी मंडी में बेसिकली वो ले जाकर क्या है, उसको बेच देते हैं। अब खरीफ की जब जो मौसम होता है उसमें तो बेसिकली क्या है, वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। उसके बाद आपका जो अक्टूबर से दिसंबर का जो मौसम होता है उसमें बेसिकली वो क्या उगाते हैं, वहाँ पर आलू की खेती। अब खरीफ का जो मौसम होता है बेसिकली उसको समझ लेते हैं। तो खरीफ का मौसम लगभग आपका जुलाई से लेकर जो है, आपका जुलाई से कह सकते हो, फिर जो जून से लेकर लगभग आप कह सकते हो सितंबर या अक्टूबर तक होता है। ठीक है, खरीफ का मौसम। रबी का जो मौसम है वो लगभग आपका ठंड का मौसम होता है। जैसे आपका यहाँ पर ये अक्टूबर से दिसंबर में खेती, तो लगभग जनवरी से आपका जो रबी का मौसम शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो है गेहूँ उगाया जाता है। अब वहाँ पर जो लोग हैं पालमपुर में, वो क्या करते हैं कि जो अपने परिवार के लिए जो वहाँ पर गेहूँ है उसको बचाकर बाकी जो गेहूँ होता है वो ले जाकर क्या है, रायगंज की जो है मंडी में जाकर वो बेच देते हैं, जो कि उसका पड़ोसी कस्बा है। ठीक है, पालमपुर का। भूमि के एक अन्य भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब भूमि का एक भाग में, यानी कि भाई अब जैसे अब बाकी हमने फसलों की बात की, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल वहाँ पर उगाई जाती है। उसके अलावा क्या है कि गन्ने की भी खेती कुछ हिस्से में वहाँ पर भूमि पर की जाती है और उसकी कटाई क्या है, साल में एक ही बार की जाती है उगाने के बाद। और गन्ना क्या है कि या तो गन्ने को डायरेक्ट ऐसे ही कच्चे रूप में जो है बेच देते हैं वो ले जाकर, या फिर उसको गुड़ बनाकर वो शाहपुर का जो उसका वो भी एक नज़दीकी जो है कस्बा है पालमपुर का, वहाँ पर ले जाकर वो जो है व्यापारियों को बेच देते हैं वहाँ के किसान, है ना। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब पालमपुर में हमने देखा कि किसान 3 अलग अलग तरीके की फसलें, यानी कि वहाँ पर ज्वार बाजरा भी उगा लिया उन्होंने। खरीफ का मौसम जो कि मैंने आपको बताया जून से लगभग अक्टूबर का, फिर अक्टूबर से दिसंबर में उन्होंने आलू भी उगा लिया। फिर जनवरी से उन्होंने जो रबी का जो मौसम है उसमें वहाँ पर फिर उन्होंने गेहूँ की भी खेती कर ली। तो वो अलग अलग खेती इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो सिंचाई की व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा विकसित है।
पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। अब पालमपुर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो लाइट है, जो बिजली है, वो काफ़ी पहले से ही वहाँ, जैसे भाई हम आजकल के गाँव को देखेंगे तो बिजली कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, या फिर कहीं पर कम आती है, कहीं पर ज़्यादा, यानी कि प्रॉपर तरीके से आती है। लेकिन वहाँ पर क्या है, बिजली काफ़ी पहले आ गई थी और एक बड़े पैमाने पर, यानी कि अच्छे पैमाने पर वहाँ पर जो है बिजली आती है। उसका प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। अब बिजली का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि वहाँ पर जो सिंचाई का जो तरीका है वो बिल्कुल क्या है, वहाँ पर बदल गया। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। अब बिजली के आने से पहले जो है किसान जो है वो कुएं से ही अपने हाथों से क्या है पानी निकालकर छोटे छोटे खेती की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, पहले क्या था, लाइट आने से पहले लोगों कुएं से अपने आप पानी निकालते थे, छोटे छोटे हिस्से बना बनाकर उनकी सिंचाई किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिजली से जो ट्यूबवेल या नलकूप जो लगाए जा रहे हैं उससे हम बहुत बड़ी मात्रा में जो है खेतों की सिंचाई जो है हम क्या है वहाँ पर कर सकते हैं। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई जो है वो होने लगी। अब शुरू में तो क्या है, जो ये नलकूप थे या जो ट्यूबवेल थे वो सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए लगाए गए। लेकिन फिर धीरे धीरे जब किसानों को उससे फ़ायदा मिलने लगा तो उन्होंने अपने निजी, यानी कि अपने पर्सनल जो है वो ट्यूबवेल जो है वहाँ पर लगाने शुरू कर दिए। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि 1970 के दशक के बीच तक आते आते 200 हेक्टेयर, यानी कि एक बहुत बड़े खेत में जो है उनसे नलकूपों से जो है वहाँ पर सिंचाई का कार्य होना शुरू हो गया। अब भारत में सभी गांवों में एक ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कंपैरेटिवली आज के टाइम में तो ज़्यादातर गांव में, यानी कि लगभग हर गांव में ऐसी सुविधा मौजूद नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। अब भाई जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं जिन मैदानों से होकर, वहाँ पे देखें, और जो तटीय क्षेत्र है यानी कि जो समुद्र के जो तट के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यानी कि अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो मान लो 100% अगर खेती जो की जा रही है तो उसमें से 40% से भी कम क्षेत्र में ही क्या है, सिंचाई अच्छे तरीके से हो पाती है। नहीं तो ज़्यादातर हिस्से में जो खेती है उसके लिए जो वहाँ के किसान है वो बारिश पर ही निर्भर है। यानी कि खेती को वो कब शुरू करते हैं कि जब उनको लगता है कि बारिश आने वाली है तो वो खेती शुरू करते हैं, फिर बारिश आती है, सिंचाई हो जाती है, तो उस पर ही क्या है वो बेसिकली निर्भर हैं। अब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने का जो तरीका है, जो पद्धति है, उसको बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जो है जाना जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। तो बहुविध फसल प्रणाली बेसिकली किसे कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक साल में किसी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। जैसे हमने अभी पालमपुर के बारे में बात की थी, वहाँ पर लोग साल में 3-3 तरह की खेती कर रहे हैं, उसे बेसिकली हम कहते हैं आपकी बहुविध फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य जो है तरीका है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 सालों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। अब ज़्यादातर क्या है, वहाँ पर लगभग 2 फसल तो पैदा करते ही करते हैं। कौन कौन सी? एक तो खरीफ, जिसके बारे में मैंने आपको बात की, जून से लेकर लगभग अक्टूबर के महीने तक ज्वार बाजरा, या फिर आपकी जो मैंने जनवरी से लेकर आपको बताया था, फिर वही आपके मई जून तक गेहूँ जो है वो उगाते हैं। तो कम से कम 2 तो करते ही करते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो तीसरी फसल, यानी कि उस बीच में आलू भी अपनी खेत में जो है वो उगाते हैं वहाँ पर, है ना। चलिए हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आइए चर्चा करें, हम बेसिकली देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारणी 1.1 में जो आपको सारणी दी गई थी उसमें 10 लाख हेक्टेयर के इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार 1.1 में आपको क्या क्या चीज़ें दिखा रखी हैं। बेसिकली 1.1, अच्छा ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ जो है वर्ष के बारे में जो यहाँ पर आपको चर्चा की गई, उसके साथ साथ कितने हेक्टेयर आपके जो खेत हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपके लिए एक बार चैप्टर को समझ कर आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों। चलिए, ये हो गई आपकी सारणी 1.1। उसके बाद आपका फिर आगे सारणी। ठीक है, चलिए आप पालमपुर में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए।
ये भी आप बेटा खुद ही है, जैसे कि अब भाई पालमपुर में तो हमने देख लिया बेसिकली 3 तरीके की फसल वहाँ पर जो होती है। एक तो आपका ज्वार बाजरा एक मौसम में, फिर आलू की खेती की जाती है, उसके बाद फिर जो है आपकी वहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है। तो वो तो पालमपुर का हो गया। अब उसी हिसाब से इसमें बोला गया है आपको कि आपके जो आसपास के जो गांव के क्षेत्र होंगे उसमें आप देखो, या आपका भी अगर मान लो गांव का क्षेत्र है, तो आपके यहाँ पर जो जो फसल किस महीने में, मतलब जो जो फसल, उस फसल का नाम किस महीने में बोई जा रही है, किस महीने में वो काटी गई, सिंचाई के साधन आपके यहाँ कौन कौन से, जैसे वर्षा है, तालाब है, नलकूप या नहर है इत्यादि के बारे में जो आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, चलिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। अब एक तरीका तो एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका ये हो गया कि साल में आप 3 खेती कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। यानी कि आजकल जो आधुनिक कृषि विधियाँ आ रही है, कृषि करने के जो तरीके आ रहे हैं, तो वो दूसरा तरीका है कि उसके द्वारा हम जो है अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। जो भी उपज होती है उसमें क्या है कि एक मौसम में पैदा की गई जो फसल होती है उसके रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। अब 1960 का जो आपका दशक था, बेसिकली 1960 से 1970 वाला जो था, तो उसके बीच तक क्या है कि खेतों में क्या है पारंपरिक बीजों का ही प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो बीज नॉर्मली आपके निकले, किसान जो है बाजार से गया, खरीद के लाया, उनको बो दिया ऐसे ही, तो वो नॉर्मल बीज हुआ करते थे जिनकी उपज क्या अपेक्षाकृत कम होती थी। यानी कि उनसे क्या है कम खेती जो है वो पैदा की जा सकती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अब जो परंपरागत यानी कि जो पहले से जो बीज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। बेसिकली ऐसे ही वो उग जाते थे। ज़्यादातर किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे क्योंकि इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो बीज भी ज़्यादातर किसानों के पास अपने पुराने होते ही थे, है ना, या फसल से जो उनको मिल जाया करते थे। उसके बाद में जो उर्वरक वो यूज़ किया करते थे वो आपका गाय का गोबर सुखाकर उसको खाद के रूप में यूज़ कर लिया, फिर दूसरी प्राकृतिक खाद जो भी वो बनाए लिया करते थे वो उनके पास ऑब्वियसली बातें होती थी, है ना। तो उनको क्या है इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था, वो उनके पास हर टाइम मौजूद रहा करती थी। 1960 के दशक में अंत में, यानी कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV वाले जो बीज है के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा, यानी कि 1960 के दशक में क्या हुआ, भारत में हरित क्रांति आ गई। अब उसने क्या है कि उसने फिर भारतीयों, जो भारत के जो किसान हैं उनको अधिक उपज पैदा करने वाले जो बीज थे जिनका नाम था HYV, उनको उपयोग करने के तरीके या उनकी खेती करने के तरीके कि उनसे आप गेहूं और चावल किस तरीके से अच्छी मात्रा में उगा सकते हो, इसके तरीके क्या है उन्होंने भारतीय किसानों को सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में, यानी कि पहले जो बीज यूज करे जाते थे नॉर्मल, उनकी तुलना में HYV जो बीज थे एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा थी। तो इन बीजों से क्या है कि एक ही पौधे से, यानी कि अभी जो गेहूं की टोटल पैदावार अगर एक मौसम में हो रही है तो मान लो वो अगर 200 टन हो, 200 क्विंटल हो रही है, 200 किलो हो रही है, तो उन बीजों से क्या था, ये तो हो रही है परंपरागत बीजों से, लेकिन HYV जो नई तरीके के बीज थे जिनकी क्या है हमें हरित क्रांति में हमें इनके बारे में पता लगा था, इनसे क्या है कि आप 200 किलो से आप उसको बढ़ाकर 300 किलो भी कर सकते थे। ठीक है, इनके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, जैसा मैंने आपको भी बताया। यद्यपि अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अब मान लो भाई पहले जो बीज थे उनसे हमें एक उसमें 200 किलो गेहूँ प्राप्त हो रहा था पहले वाले बीजों से, सिंचाई भी कम करनी पड़ती थी, जो खाद थी वो भी हमारे पास पहले से ही मौजूद होती थी। फिर आ गए आपके HYV बीज, ठीक है। अब इनसे जो उपज है वो हमारी 300 किलो हो गई, लेकिन 300 किलो के साथ साथ अब हमें ज़्यादा सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है, अलग से रासायनिक खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ साथ फिर हमें इसमें कीटनाशक भी डालने पड़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे, फिर ये क्या है इनकी आवश्यकता हमें होने लगी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों जैसे बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संबंध थी, या संभव थी। यानी तो अब क्या है कि जो अधिक उपज थी, यानी कि 200 से अगर 300 किलो, यानी कि आपको अगर ज़्यादा उपज प्राप्त करनी है, ठीक है, ज़्यादा जो है आपको फसल प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है कि एक तो HYV बीज आपके पास होने जरूरी है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधन आपके पास मौजूद होने चाहिए, रासायनिक उर्वरक आपके पास मौजूद होने चाहिए और कीटनाशक भी आपके पास मौजूद होने चाहिए, तभी आप क्या है उस खेती को जो है आप कर सकते हो।
भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले उपयोग किया। तो भारत में एक तो पंजाब, एक हरियाणा और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले इस आधुनिक खेती, जिसकी क्या है जो हरित क्रांति में जो है हमें देखने को मिली थी, तो इनका सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करना जो है शुरू किया। यानी कि इन बीजों को उगाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमने बात करी कि जैसे अधिक सिंचाई के लिए नलकूप, ठीक है, उसके लिए रासायनिक उर्वरक चाहिए, खाद चाहिए, कीटनाशक, तो इनका उपयोग करना भी इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। अब इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ ने ट्रैक्टर खरीद लिए, ठीक है, फसल डालने के लिए मशीनें खरीद ली, जिसने जुताई और कटाई के काम को और तेज कर दिया। इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार जो है वो प्राप्त हो गई, ठीक है। चलिए, पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलो प्रति हेक्टेयर थी। यानी कि पहले जो बीज थे उनसे जो गेहूं की जो उपज थी वो लगभग 1300 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर खेत में 1300 किलो गेहूं ने प्राप्त होता था। लेकिन जो HYV जो आपके बीज थे उनकी उपज से 3200 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। यानी कि पहले तो केवल 1300 किलो 1 हेक्टेयर में उगा पाते थे गेहूं, लेकिन फिर वो बढ़कर कितनी हो गई, 3200 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई। तो अब उनके पास क्या है कि पहले से ज़्यादा अधिशेष का मतलब कि अपने लिए बचाकर, अपने लिए रखकर जो बाकी जो बचा हुआ जो आपका गेहूं है वो अब उनके पास ज़्यादा होने लगा बाजार में बेचने के लिए, ठीक है। चलिए आइए चर्चा करें। तो बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा जैसा मैंने आपको समझाया। उसके बाद चलिए हम चैप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, ठीक है। अब भैया ये तो हमें बीजों का तो पता लग गया कि बीजों से आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हो, लेकिन क्या भूमि इसे धारण कर पाएगी, क्या भूमि इतने ज़्यादा उसको सहन कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भूमि का तो नुकसान इसमें हो ही रहा है ना। अब भाई जिस भूमि की औकात 1200 या 1300 किलो गेहूं उत्पादन पैदा करने का, आप उसमें 3200 किलो गेहूं पैदा कर रहे हो, तो क्या भूमि इतना सब कुछ जो है वो सहन कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन के आधार का अति उपयोग किया है। अब भूमि तो भैया एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब कोई मशीन तो है नहीं कि आप मशीन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाकर आप ज़्यादा उत्पादन जो है वो कर सकते हो। तो भूमि की क्या है, एक लिमिट है खेती पैदा करने की। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्टों से ये भी पता चला है कि खेती की जो आधुनिक कृषि विधियाँ हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, जो हरित क्रांति के बाद हमें देखने को मिली, उन्होंने क्या है प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया है, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया, जितना होना नहीं चाहिए। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, हरित क्रांति के कारण जो भी उसमें चीज़ें, मतलब जो भी उसमें टेक्निक्स यूज़ की, उसके कारण जो है वहाँ पर मिट्टी की जो उर्वरता, यानी कि पैदा करने की, फसल पैदा करने की जो क्षमता है वो क्या है वहाँ पर कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल का स्तर कम हो गया। यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नलकूप जब लग गए तो ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो बहुत कम हो गया, या फिर उसकी जो बेसिकली पानी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि पानी काफ़ी नीचे चला गया। मिट्टी की उर्वरता और भौमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको दोबारा से बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और भौमजल का जो स्तर है उसको भी दोबारा से पहले वाले लेवल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन था। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। चलिए, तो बेसिकली इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक देखेंगे। भाई अगर पूरा चैप्टर अगर हम इस पार्ट में कंप्लीट करते हैं तो फिर चैप्टर क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इससे आगे का जो आपका पार्ट है उसको बेसिकली इस पार्ट का इस वीडियो की जो पार्ट 2 है हम उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है।